Welcome student in the new lecture of your zoology online classes. Myself Dr. S.K. Singh teach you biology at your tongue. Students, in the previous lecture I have discussed different parts, their structures, their physiology and their functions of alimentary canal and digestive system. In alimentary canal I have discussed that the different part simultaneously from mouth, then buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine finally opens into the anus. स्टूडेंट, ये सब एलिमेंट्री कैनाल का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके आपको एज ए रीडिंग के थ्रू कंप्लीट करना होगा. इसी सीरीज़ में मैंने एक नया लेक्चर स्टार्ट किया जिसका नाम था डिसऑर्डर्स रिलेटेड विथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसी में आज आपको हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में. जैसे हम माउथ से चलते हैं, माउथ से फेरिंग्स, इसकी एनाटॉमी तो थोड़ा अलग है, इसको छोड़ दीजिएगा. बट फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, ईसोफेगस से स्टार्ट करके आप आगे बढ़ते जाइए अपने एलिमेंट्री कैनाल में और रेक्टम तक जाएंगे तो वहाँ पर मोरलेस पूरे एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वह कॉमन मिलती है. नॉट लेंथ, मेरे कहने का मतलब उसके स्ट्रक्चर से, कि जो फेरिंग से रेक्टम तक के स्ट्रक्चर में आप मूवमेंट करेंगे तो उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जब एनाटॉमी में आप देखेंगे तो मोर और लेस सेम होता है. कुछ वेरिएशंस उसमें अलग अलग ज़रूर होते हैं, बट कॉमन स्ट्रक्चर ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक क्या होता है ये हमारे गट की वॉल की हिस्टोलॉजी में देखा जाता है. क्या चीज़ है भाई? तो अब देखिए ह्यूमन गट, अब टर्म तो आपको याद ही रहना चाहिए कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं, तो ईसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक की बात कर रहे हैं. कॉमन एनाटॉमिकल कंपोजिशन सेटअप एक जैसा है, सिर्फ अंतर कहाँ मिलेगा तो कुछ मॉडिफिकेशंस का अंतर मिलेगा, लेंथ का अंतर मिलेगा कि कोई पार्ट ज़्यादा लंबा है कोई छोटा है, इसकी विड्थ का डिफरेंस मिलेगा कि कोई पतला है कोई चौड़ा है. बट जब उसके वॉल की एनाटॉमी आप पढ़ेंगे तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न को शो करता है विथ स्लाइट मॉडिफिकेशंस. तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि जब कभी भी हम अपने एलिमेंट्री कैनाल के इन पार्ट्स को ट्रांसवर्सली कट कर दें, ट्रांसफर सेक्शन कट करें, तो हमें एलिमेंट्री कैनाल की गट में 4 डिफरेंट, आप देखिए ध्यान से इसको, 4 डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं. फर्स्ट लेयर इसमें सीरोसा की होती है, सेकेंड लेयर मस्कुलरिस की होती है, थर्ड लेयर सब म्यूकोसा की होती है और फोर्थ लेयर म्यूकोसा की होती है. पहली लाइन, फर्स्ट लाइन बिल्कुल सिंपल कि व्हेन वी स्टार्ट द स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन देयर एनाटॉमिकल सेटअप फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम we find an uniform composition in these parts. The whole of the alimentary canal from esophagus to alimentary canal with some modifications is made up of 4 wall layers. Their gut wall is made up of 4 layers. First serosa, second muscularis, third submucosa, fourth mucosa. अब क्या है इसमें आपको समझिए. सबसे बाहर की लेयर को आप ध्यान से देखिए, ये जो लेयर ऊपर की तरफ आपको दिख रही है 1 लेयर में, ऐसे बाहर की तरफ जिसको मैं घुमा रहा हूँ, द आउटर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज सीरोसा. इट इज मेड अप ऑफ मीजोथीलियम एंड दैट इज द विसरल इपिथीलियम, द इपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स. तो आंसर मिला आपको कि गट की सबसे बाहर की जो वाल हमें दिखाई देती है इस वाल को सीरोसा कहते हैं और यह मीजोथीलियम नामक टिश्यू से बनी होती है।
अब सेकेंड पॉइंट आइए, इस सिरोसा के ठीक नीचे आप आइए, मेरे फिंगर के विड्थ को आप देखिए ध्यान से, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा ऐसे। द सेकेंड लेयर इज थीकर लेयर, थिक लेयर है, एंड दिस लेयर इज नोन एज मस्कुलरिस लेयर। जो सेकेंड लेयर है ना वो थोड़ा थिक है, और क्यों थिक है? क्योंकि इसमें मसल्स हैं, इट इज़ द मस्कुलरिस लेयर। अब हमारे बात उठेगी कि एलिमेंट्री कैनाल के इन पार्ट्स में मसल्स कौन कौन सी हैं, तो आंसर इसका क्या मिलेगा आपको? आंसर मिलेगा कि सबसे आउटर साइड में अगर आप देखिए पूरा मस्कुलरिस है, भाई देखिए ना, पूरा फोकस करिए इस पर आप लोग, ये मस्कुलरिस की लेयर है। तो ये मस्कुलरिस भी दो भागों में बटा हुआ है, एक बाहर की एक अंदर की। जो बाहर की लेयर आपको दिख रही है ये आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल से बनी है, और अंदर वाली जो है ये सर्कुलर मसल से बनी है। तो ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में सेकेंड लेयर जो होगी वो मस्कुलरिस की होगी, और मस्कुलरिस में आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडिनल मसल से बनी होगी, और इनर लेयर किससे बनी होगी? सर्कुलर मसल से बनी होगी। अब आ जाइए इस मस्कुलरिस के बाद फिर देखिए आपको थोड़ा वायलेट कलर में, पर्पल कलर में ये कैरेक्टर दिख रहा होगा, ये बीच ये वाला आउटर, ये अंदर भी एक है, इसको तीसरे में चलिए, ये सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा लेयर में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें नर्व फाइबर्स होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसमें लिम्फ वेसल्स होती हैं सब म्यूकोसा में। और सबसे अंदर की तरफ आ जाइए तो इनर मोस्ट लेयर जो आपको दिख रही है ना, इस इनर मोस्ट लेयर को म्यूकोसा हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा लेयर। म्यूकस से बनी हुई एक लेयर है, और इस म्यूकोसा लेयर में आप देखेंगे तो ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, और इसी में जगह जगह अंदर की तरफ फोल्ड पाए जाते हैं। आप देखिए ना, ये एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड आपको दिख रहा होगा ना, इरेगुलर सरफेस, ऐसा इरेगुलर। तो ये जो फोल्ड आपको दिख रहा है, इस फोल्ड को हम लोग स्टमक में होगा तो रूजी कहेंगे, रूगी इसको कहा जाता है, रूगी या रूजी, जो बोलना बोल लीजिए आप। और इंटेस्टाइन में होगा तो इस फोल्ड को हम लोग विलाई कहेंगे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ गट के बारे में, और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ह्यूमन के एनाटॉमिकल सेटअप में, एलिमेंट्री कैनाल के एनाटॉमिकल सेटअप में 4 इम्पॉर्टेंट लेयर है क्रम से। फर्स्ट सीरोसा, सेकेंड मस्कुलरिस, थर्ड सब म्यूकोसा, फोर्थ म्यूकोसा। इसको मैंने यहाँ भी लिखा है। क्या यहाँ लिखा गया है? आउटर मोस्ट लेयर इज सीरोसा, बिलो द सीरोसा मस्कुलरिस लेयर इज प्रेजेंट, and below the muscularis submucosa is present, and innermost layer is mucosa. The outermost layer, देखिए इसको अब आइए, the outermost layer of gut is serosa. It is made up of mesothelium, and mesothelium is the epithelium of visceral organs. visceral organs का epithelium होता है। ये एक कवरिंग हो गई। अब अंदर आइए मस्कुलरिस। यहाँ क्या याद रखना है कि इन जनरल कह रहा है कि द मस्कुलरिस लेयर इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड इनर सर्कुलर मसल्स। बट यहाँ आपको याद क्या रखना है कि जब कभी भी हम स्टमक की बात करते हैं स्टमक में, तो स्टमक में हमें एक एडिशनल लेयर भी मिलती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जब कभी आप स्टमक में जाएंगे तो हमारा जो स्टमक होता है ना, इसमें आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर तो होती है, बट सर्कुलर के नीचे एक ऑब्लिक मसल्स भी होती है, ऑब्लिक मसल्स। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्लिक मसल्स इनर अंदर होती है टू सर्कुलर, सर्कुलर से भी अंदर होगी। इसको ऐसा मत याद कर जाइए कि सर्कुलर के बाहर होगी, बाहर लॉन्गिट्यूडिनल ही होगा, उसके नीचे सर्कुलर होगा, और स्टमक रीजन में सर्कुलर के भी अंदर क्या होगा तो ऑब्लिक मसल्स की लेयर पाई जाएगी, ये लेयर। तो कितना सिंपल चल रहा है। और बाकी जगह पर आपको सिंपल 2 याद कर जाना है, स्टमक में ऑब्लिक होगी सर्कुलर के अंदर की तरफ, बाकी जगह पर केवल लॉन्गिट्यूडिनल और केवल सर्कुलर मसल्स होगी।
तो ये बाहर की लेयर सीरोसा भी हो गई और अंदर की मस्कुलरिस लेयर भी हो गई जिसमें मसल्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे तीसरी लेयर पर आए हम लोग, थर्ड पर, तो सब म्यूकोसा है। ये छोटा सा लेयर आपको दिख रहा होगा, पतला सा। दिस सब म्यूकोसा लेयर इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, nerve fibers, blood vessels and lymph vessels. In some region, glands are also present in the submucosa. But where? कहाँ ये पाई जाएंगी glands स्टूडेंट्स? तो आंसर बिल्कुल साफ होता है कि जब कभी भी हम लोग डिओडिनम के हिस्से को पढ़ते हैं, किसके रीजन को? डिओडिनम के रीजन में। तो डिओडिनम के रीजन में इसी सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड होती है और उस ग्लैंड का नाम ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। क्या नाम होता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये सब म्यूकोसल ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है। सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड होगी और ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। ओके, बाकी चीज़ें तो आप देख रहे हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व फाइबर्स, लिम्फ और ग्लैंड्स पाई जाएंगे। अब सबसे अंदर आ जाइए। सबसे अंदर इस लेयर को आप देखिए ध्यान से। अंदर वाली लेयर क्या है? म्यूकोसा की लेयर है और इस म्यूकोसा की लेयर में ग्लैंड्स पाई जाती हैं। आप पूछेंगे कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाएंगी भाई? तो इसी के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जी गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसी के अंदर पाई जाती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जिसको हम लोग क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन, COL। इसी म्यूकोसा की लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होगी और इसी म्यूकोसा की लेयर में इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी होगी, जिसको हम क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन कहेंगे। बट ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकोसा में नहीं होगी, ये कहाँ पर होगी? सब म्यूकोसा में होगी। तो इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर याद रखना है कि विलाई, जैसे इंटेस्टाइन में जब आप जाएंगे तो इंटेस्टाइन में इसी म्यूकोसा लेयर में फिंगर लाइक इनग्रोथ्स होते हैं, ऐसे की तरफ। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है ना, वह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई कहलाता है, जो फूड मैटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ये विलाई। लेकिन जब स्टमक में आप जाएंगे तो उतना बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा आउटग्रोथ होता है। उसको हम लोग रूगी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूगी। तो स्टमक में विलाई की जगह पर रूगी और इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होगा। किस लेयर में? तो म्यूकोसा लेयर में स्टूडेंट्स। और इसको आई थिंक आप याद कर जाएंगे, नहीं तो 4 तो याद ही रखेंगे, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा की लेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम आपको दूसरा स्टेप समझाने चल रहे हैं। आप ध्यान से देखिए। डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर क्या है? ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम, जब ह्यूमन में डाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में ह्यूमन के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स, रोग हो जाते हैं और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो डिसऑर्डर्स हैं उनके नाम क्या हैं? तो जॉन्डिस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, मैरेस्मस और क्वासियरकोर। एक बार फिर से आप देखिए उस इसको। पहला लिखा गया है जॉन्डिस, लिखा गया है। दूसरा लिखा गया है वोमिटिंग, तीसरा डायरिया, चौथा कॉन्स्टिपेशन, पांचवा इनडाइजेशन, छठा मेरेस्मस एंड सिक्स्थ क्वासियरकोर। हम एक एक डिसऑर्डर की बात करेंगे। सबसे पहले लिख देते हैं जॉन्डिस, पीलिया रोग इसको हम लोग कहते हैं। जॉन्डिस क्यों होता है एक व्यक्ति को? जॉन्डिस का कारण क्या होता है भाई? द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। एक ऐसा डिजीज जिसमें कि ह्यूमन का लीवर अफेक्टेड है। क्या अफेक्टेड है? लीवर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कौन सा ऑर्गन इसमें अफेक्टेड होगा? लीवर अफेक्टेड होगा, लीवर अफेक्टेड। कैसे इसको पहचानेंगे कि जॉन्डिस है? तो आईज और स्किन टर्न येलो, इसमें होगा आईज प्लस स्किन, हमारा जो स्किन होगा ये टर्न येलो हो जाएगा।
ये येलो हो गया, पीले रंग का हो गया, तो हमने क्या बोल दिया, इसको जॉन्डिस बोल दिया। कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, लीवर। कैसे पहचाना आपने, तो आँखों का जो ये हमारा स्क्लेरा दिखता है वाइट पार्ट, इस पे पीला रंग आने लगेगा और हमारे स्किन में भी पीले रंग आने लगेंगे, तो ये पीलिया की जॉन्डिस की निशानी होती है। अगला प्रश्न है कि ये क्यों होता है, तो आंसर होता है कि इसका पीला रंग हो जाता है इसलिए क्योंकि बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है। मीन्स क्यों हो जाता है भाई, तो आंसर है डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। देखिए इसकी कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझें। हालांकि मेडिकल के लिए इतना 3 लाइन बहुत है। लीवर इज अफेक्टेड, आई एंड स्किन टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। कभी कभी कंटामिनेटेड वाटर हम पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक जिसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स में लेते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी तरह के होते हैं, नाम जानते होंगे, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको आप लोग कहते हैं, इनके पीने से, या फिर कोई पानी खराब है जो कि फिल्टर्ड पानी नहीं है उसको पी लेने से, लीवर के अंदर जो बाइल डक्ट होती है और सिस्टिक डक्ट होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बाइल पिगमेंट जो होता है बाइल, वो गाल ब्लेडर में ना आकर के लीवर के माध्यम से ब्लड में फैलने लगता है, और वहीं पर उसमें एक पिगमेंट होता है बाइलीरुबिन और बाइलीबर्डिन, जो कि वास्तव में हमारे इंटेस्टाइन में जाना चाहिए और अनडाइजेस्टेड फूड के द्वारा बाहर निकल जाना चाहिए, ये उसकी मैकेनिज्म होती है। लेकिन वो तो गाल ब्लेडर में गया ही नहीं, तो वो लीवर से कहाँ चला गया, ब्लड में। अब ब्लड से हमारे बॉडी में फैल गया और वो टॉक्सिक है। बाइलीरुबिन की मात्रा कभी भी नॉट मोर देन 1%, 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर हो गई तो द डिजीज इज जॉन्डिस। किसकी वजह से हुआ, तो आपने देखा पानी की खराबी की वजह से हुआ। कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी तरह के होते हैं ये इसको नुकसान पहुंचाते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखिएगा, वोमिटिंग दूसरा डिसऑर्डर दिया गया है। वोमिटिंग क्या होता है, सेकंड डिसऑर्डर है ना वोमिटिंग। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कि आप नहीं जानते डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को, लेकिन प्रश्न है कि क्या इसका रीजन आप जानते हैं। वोमिटिंग में क्या होता है, तो जो हमारे स्टमक का कंटेंट होता है, स्टमक में फूड होता है, वो बाहर निकल आता है, इजेक्ट आउट। क्यों ऐसा होता है, तो आंसर होता है कि हमारे ब्रेन में सबसे पीछे की तरफ एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर एक बोमाइट सेंटर है। अगर उसको कुछ भी गड़बड़ लगेगा, जैसे सपोज करें किसी ने खाना खाया है और एल्कोहल का इफेक्ट उसकी बॉडी में आ रहा है, एक दूसरा खाना खराब खाया है, उससे बैक्टीरिया, बॉटुलिज्म के बैक्टीरिया उसमें पड़ गए हैं। तीसरा कंडीशन, उसके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, जिसकी वजह से कि स्टमक का वाल्व काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में स्टमक का फूड क्या होगा, वोमाइट बाहर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वोमिटिंग से पहले नौसिया का सिम्टम आता है। नौसिया मतलब मितली आना, चक्कर आना। तो जब कभी भी वोमिटिंग होगा तो नौसिया क्रिएट होगा। नौसिया का मतलब मितली आना और चक्कर आना, अंधेरा छाना, और सलाइवेशन, लॉट ऑफ सलाइवेशन इन माउथ में बहुत तेज सलाइवा आने लगेगा। यही इसकी निशानी है कि जैसे ही नौसिया का सिम्टम दिखाई देने लगे और लॉट ऑफ वाटर इन द माउथ में पानी आने लगे, दैट मीन्स मेडुला ऑब्लांगेटा रिएक्ट कर रहा है, और उसे कुछ क्षणों बाद ही वोमिटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये क्या होता है, तो इजेक्शन होता है, निकलना होता है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट। स्टमक के जो कंटेंट होते हैं ना, वह कंटेंट इजेक्ट आउट हो जाते हैं, बाहर फेंक दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। और ये हम चाह करके नहीं करते, मतलब हम चाहें तो भी हो सकता है वोमिटिंग, बट जनरली ये ऑटोमेटिक हो जाता है। दैट मीन्स इसका रिफ्लेक्स होता है, द रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाई
कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल्ड बाई वोमिट सेंटर। हमारे ब्रेन में एक वोमिट सेंटर है ऑफ कौन सा ऑर्गन? मेडुला ऑब्लांगेटा। हमारा पोस्टीरियर ब्रेन है, पीछे वाला, ये वाला, यहाँ पर। ये मेडुला ऑब्लांगेटा के वोमिट सेंटर के रिफ्लेक्स के द्वारा वोमिटिंग की प्रक्रिया होती है। और मैंने क्या बोला था? वोमिटिंग से पहले नाउसिया का सिम्टम आएगा, तो इसके बारे में भी लिखना होगा। NAU, नाउसिया प्रीसीड वोमिटिंग। तो इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, एक पॉइंट। देयर रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय वोमाइट सेंटर ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। एंड नाउसिया, चक्कर आना, मुंह में पानी आना, अंधेरा छाना, ये सब किसका कैरेक्टर होता है? वोमिटिंग के आने के पहले के सिम्टम्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब देखिए डायरिया का कारण देखिए। नेक्स्ट क्या दिया गया है? डायरिया। अगली डिजीज पर चलता हूं मैं। DIARRHOEA, डायरिया। डायरिया क्या होता है? इसके बारे में 2-3 चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। पहला क्या होता है कि डायरिया इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड लिक्विडिटी इन स्टूल ड्यूरिंग डेफिकेशन। मीन्स बार बार, एक तरह से समझिए, डायरिया में हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। बार बार मतलब डेफिकेशन, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए बार बार जाना पड़ेगा, एक पॉइंट। दूसरा क्या होता है कि जो डेफिकेशन होगा, अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा, वो लिक्विडिफाइड निकलेगा, पानी के साथ निकलेगा, जिसकी वजह से कि हमारे शरीर का बहुत सारा पानी उस अनडाइजेस्टेड फूड के द्वारा डेफिकेशन में बाहर चला जाता है। और ह्यूमन सफरिंग विथ डायरिया, थकावट हो जाती है, थक जाता है, सुस्त हो जाता है। तो डायरिया के लिए इंक्रीज्ड, ध्यान रखिएगा, क्या होता है भाई? इंक्रीज्ड बाउल मूवमेंट बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड BOLLEL, बाउल मूवमेंट, एक पॉइंट। बार बार बाउल आएगा। दूसरा लिक्विडिटी मतलब तरलता, लिक्विडिटी इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी इन डेफिकेशन। डेफिकेशन जो होता है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना, उस अनडाइजेस्टेड फूड को जब शरीर से बाहर निकालता है इंसान, तो उस समय उसके अंदर से पानी बाहर निकलता है, लिक्विडिटी हो जाती है। डायरिया। और इसकी वजह से एक बात ध्यान रखिएगा, इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यह फूड के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इट रिड्यूसेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यह फूड के एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, बिल्कुल ही कम कर देगा। तो आप देखिए डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या क्या डिसऑर्डर इसके हो सकते हैं? जॉन्डिस हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकती है। ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें कि डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर को हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिससे कि ये डिजीज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद से हम आएंगे कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन के बारे में। देखिए कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन एक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि फुलनेस क्रिएट होने लगता है। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम। क्या होगा? फीसेस, FAECES मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, रिटेन्ड इन रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है ना रेक्टम, वहाँ से वो फूड हमारे शरीर से बाहर निकलता ही नहीं है, उसी में रिटेन्ड हो जाता है।
रिटेंड हो जाता है। और बॉवेल का जो मूवमेंट है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जो मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाता है रेक्टम। एंड क्या चीज़ भाई, बॉवेल मूवमेंट, बावेल मूवमेंट बिकम्स इरेगुलर हो जाएगा, जिसकी वजह से कि हमेशा स्टमक में हैवीनेस, पेट में भारीपन महसूस होगा इसका, दैट इज़ द कॉन्स्टिपेशन। और इसका एक ही कारण होता है कि फाइब्रस फूड की कमी होना हमारे डाइट में। जब भी हम डाइट लेते हैं तो उस डाइट में अगर फाइब्रस फूड की कमी हो जाए और फैटी फूड की मात्रा बढ़ जाए, फास्ट फूड की मात्रा बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बावेल का मूवमेंट इरेगुलर होगा और उस फैटी फूड और फास्ट फूड, ये दोनों इरेक्टम में इस फीसेस को पकड़ के रख लेते हैं, बाहर जाने ही नहीं देते, हार्ड कर देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को, एंड दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। एक डिसऑर्डर है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक और डिसऑर्डर है भाई, देखिए इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या है? ये बहुत बेकार का डिसऑर्डर होता है इनडाइजेशन, जिसको हिंदी में अपच कहा जाता है। एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें फीलिंग होने लगता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस। देखिए ध्यान से, फीलिंग ऑफ क्या लिखा गया है, फुलनेस। भोजन तो कर लिया इंसान ने, वो भोजन डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, पचा ही नहीं, तो मूर्खों की तरह से लगेगा कि बहुत बड़ा मूर्ख हैं हम। फीलिंग, अनुभव हो रहा है किस चीज़ का, मूर्ख होने का। इनडाइजेशन में क्या हो गया भाई, द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, क्यों? तो आंसर है लैक ऑफ एंजाइम, LAC, लैक ऑफ एंजाइम। उसके शरीर में एंजाइम की कमी हो रही है, जिसकी वजह से कि फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और जब भोजन का पाचन ही ना हो तो दैट कंडीशन इज नोन एज इनडाइजेशन। क्यों ये होता है आपको पता है? इनडाइजेशन क्यों होता है जनरली? एंजाइटी के नाम सुना है? एंजाइटी मानसिक परेशानी होती है, थोड़ी सी बेचैनी जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा ओवर ईटिंग, कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा ले, या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाए, फूड पॉइजनिंग। अगर एंजाइटी हो, ब्रेन से संबंधित कुछ परेशानी हो उसको, ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा भोजन कर रहा हो, या फिर क्या कर रहा, फूड पॉइजनिंग, उसके शरीर में फूड पॉइजनिंग हो जाए तो एंजाइम लैक कर जाएंगे और फूड का डाइजेशन नहीं होगा, और वो कैसा फील करेगा, मूर्ख की तरह फील करेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस, द कंडीशन इज नोन एज इनडाइजेशन। तो इस तरह से आपने देखा जॉन्डिस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन। आइए अब मैं बात करता हूँ एक डिसऑर्डर की जो बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में होती है, और हमारे इसी डाइजेस्टिव सिस्टम की वो बीमारी है। देखो, जो भी बच्चे होते हैं, चाइल्ड, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें एक डिसऑर्डर होता है जिसको PEM कहा जाता है। PEM का मतलब प्रोटीन, एनर्जी, E से एनर्जी और M से माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। बच्चों में एक रोग होता है प्रोटीन और एनर्जी के डिसबैलेंस की वजह से, और ये जो डिजीज़ है बच्चों के अंदर, ये पेम, ये दो तरह की होती है। एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग मेरेस्मस बोलते हैं, देखिए लिखा है ना, MARASMUS, बच्चों में मेरेस्मस होता है। दूसरा क्वासियरकोर होता है, KAWASHIORKOR, लिखा है ना, क्वासियरकोर मीन्स प्रोटीन एनर्जी के डिस्टरबेंस की वजह से
छोटे बच्चों में, मतलब 5 साल तक की उम्र में, 1 से 5 साल की उम्र में पेम डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें एक का नाम मेरेस्मस है और एक का नाम क्वासियरकोर है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों डिसऑर्डर की एज क्या है। तो जो मेरेस्मस होता है, ये मेरेस्मस डिजीज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा बिलो 1 ईयर। अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो ये कौन सा डिजीज उसमें होगा? मेरेस्मस। क्वासियरकोर के बारे में याद रखना होगा कि बिटवीन 1 to 5 ईयर्स, 1 से लेके 5 साल तक क्वासियरकोर बच्चे में हो सकता है। मेरेस्मस एंड क्वासियरकोर। अगर बच्चे में, ये देखिए अब तीसरी केस देखिएगा, बच्चे में प्रोटीन एंड कैलोरी, CALORIE, कैलोरी डिफिशियंसी हो जाए। अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है और उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए और कैलोरी दोनों की कमी हो जाए तो उस बच्चे में कौन सा रोग हो जाएगा? मेरेस्मस। अब क्वासियरकोर को देखिए, ये प्रोटीन डिफिशियंसी होता है। कौन सा डिफिशियंसी है? प्रोटीन डिफिशियंसी। हालांकि बाद में यह कैलोरी से भी एकम्पेंड कर दिया जाता है, बट आंसर देना है तो आपको एक ही नाम देना पड़ेगा, प्रोटीन डिफिशियंसी क्वासियरकोर और प्रोटीन कैलोरी डिफिशियंसी मेरेस्मस। ध्यान से याद रखिएगा, बहुत जल्दी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट आप लोग। केवल प्रोटीन, क्वासियरकोर, प्रोटीन कैलोरी, मेरेस्मस। प्रश्न ये है कि मेरेस्मस डिजीज 1 साल से छोटे बच्चे में क्यों हो जाएगी? तो इसका कारण बस देखिए यही होता है कि एक बच्चे का जन्म हुआ और बच्चा जब पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, 1 साल की उम्र का भी नहीं हुआ, तब तक सेकेंड प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई। इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ अर्ली, कि बच्चा 1 साल की उम्र तक का नहीं हुआ है, तब तक सेकेंड प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई और उस समय माँ ने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उस छोटे से बच्चे को मदर मिल्क नहीं मिलेगा, जिसमें कि बैलेंस्ड प्रोटीन और कैलोरी दोनों है, तो वह बच्चा किससे सफ़र करने लगेगा? मेरेस्मस से। मेरेस्मस का मतलब हुआ कि अर्ली प्रेगनेंसी आने की वजह से या मदर को कोई डिसऑर्डर हो गया जिससे कि कुछ महीनों में ही मिल्क का आना शरीर से बंद हो गया। तो मिल्क का सिक्रीशन अगर मदर नहीं कर पाएगी तो बच्चे को मिल्क कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा तो कौन सा डिजीज हो जाएगा बच्चे में? मेरेस्मस। क्वासियरकोर क्या होता है? देखिए, क्वासियरकोर डिसऑर्डर क्या मतलब वो होता है कि जब कोई भी बच्चा 1 साल का हो जाए, 1.5 साल का हो जाए और अचानक से मदर ने अपना मिल्क बच्चे को फीड कराना बंद कर दिया और बाहर के मिल्क पर बच्चे को डिपेंड करा दिया। बाहर के मिल्क पर, बाहर के मिल्क की विशेषता है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है और कैलोरी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब 1 साल से 5 साल के बीच में अगर बच्चे को प्रोटीनेशियस मिल्क नहीं मिला, प्रोटीनेशियस डाइट की कमी हो गई और कैलोरी खूब मिल रही है, कैलोरी उसे मिल रही है, बट क्या नहीं मिल रहा है? प्रोटीन नहीं मिल रहा है बच्चे को, तो बच्चे में कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा? क्वासियरकोर डिसऑर्डर हो जाएगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये जरूर उठता है कि हम कैसे इन रोगों को पहचानें कि क्वासियरकोर और मेरेस्मस ये दोनों बच्चों में हुआ है। देखिए, बच्चे में अगर मेरेस्मस डिजीज हो जाएगी तो उसका जो ग्रोथ होगा वह इम्पेयर्ड हो जाएगा। लिम्ब, हाथ पैर पतले पतले हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। रिब्स पतली हो जाएगी, बॉडी इसकी ड्राई हो जाएगी। क्या मैंने बोला कि इस मेरेस्मस डिजीज में बच्चा काफ़ी वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। रिब्स विजिबल हो जाएंगी, रिब्स विजिबल। जो ये रिब्स दिखती है ना, अगर कोई बच्चा बैठा होगा तो दूर से ही आप देखोगे तो उसकी रिब्स दिखाई देने लगेंगी, पसली दिखाई देने लगती है, जबकि नहीं दिखनी चाहिए बच्चे में। ये मेरेस्मस की निशानी है।
रिब्स विजिबल, लिम्ब थीन हो जाएगा, हाथ पैर पतला हो जाएगा, लिम्ब थीन, स्किन उसकी रिंकल्ड, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी पूरे बॉडी पर, चेहरे पर, स्किन पर, रिंकलिंग, WRINKLE, रिंकल, झुर्री पड़ जाएगी। ये किसकी निशानी है? मैरेस्मस की निशानी है। क्वासियरकोट देखिए, इसमें बच्चे का मसल्स कमज़ोर हो जाएगा, लिम्ब पतला हो जाएगा, बॉडी ग्रोथ कम हो जाएगी, ब्रेन का डेवलपमेंट कम हो जाएगा, लेग उसके फूल जाएंगे, रेडिश हेयर। क्या भाई? तो देखो इसको कैसे पहचानोगे? सबसे पहला उसके बाल लाल रंग के होने लगते हैं, रेडिश हेयर, ध्यान से देखने पर। दूसरा पॉट बेली, पॉट बेली, उसका जो पेट होगा ना वो निकल जाएगा ऐसे, पॉट बेली सिम्टम्स। स्वेलिंग, शरीर में स्वेलिंग हो जाएगी, शरीर में स्वेलिंग मतलब ईडिमा, OEDEMA, ईडिमा हो जाएगा। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं बच्चों के अंदर जो होते हैं, और आप सब लोगों को इन डिसऑर्डर्स को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सफिशिएंट है, और आप एक बार, दो बार, जितनी बार भी मिनिमम हो सके, जब आप खाली रहें इसको देख लें। एक दो बार देखने से ही सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, मेहनत तो करना है, क्योंकि सपना डॉक्टर बनने का है। विथ मोर देन 700+ मार्क इन नीट एंड मोर देन 350 मार्क्स इन बायोलॉजी। माई सेल्फ डॉक्टर SK सिंह, टीच यू बायोलॉजी एट योर टंग फ्रॉम शिवानुजा ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन के कार्डियक साइकिल का, कि हार्ट की एक्टिविटीज़ कैसी होती है। देन वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल बाय। थैंक यू।